नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। जातीय राजनीति का गढ़ माने जाने वाले बिहार में क्या प्रशांत किशोर सिर्फ प्रशांत किशोर पांडे बनकर रह जाएंगे या कोई बड़ा खेल करेंगे? आजकल उनकी चर्चा खूब हो रही है और हमारे एडिटर इन चीफ जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं वो अभी बिहार के तमाम बड़े बड़े जिलों को घूम कर आए हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस पर आज इन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं कि 2025 में क्या कोई थर्ड फ्रंट बन करके तैयार हो जाएगा जिसका नाम जन सुराज होगा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। आपको क्या लगता है सर कि आने वाले समय में महज 6 महीना 1 साल में प्रशांत किशोर जितने भी पहले से स्टैब्लिश पॉलिटिशियन हैं उनको डैमेज करके और खुद को स्टैब्लिश कर लेंगे? देखिए पुरुषोत्तम, सबसे पहले तो आपने जो बातें कही अभी कि प्रशांत किशोर पांडे जी, जरा सा पहले इस पे कुछ विश्लेषण कर लेते हैं। जातीय राजनीति बिहार के रग रग में बसा हुआ है जी। जब प्रशांत किशोर का उदय हुआ 2014 के चुनाव के बाद, जब पहली बार मीडिया जगत में एक नाम आया कि प्रशांत किशोर एक ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिन्होंने केंद्र में मोदी की सरकार बना दी, उस समय नाम प्रशांत किशोर ही था। उसके बाद कई राज्यों में प्रशांत किशोर ने अपना खेल किया, उस समय भी नाम प्रशांत किशोर ही था। जब प्रशांत किशोर जन सुराज को लेके आगे बढ़े तो प्रशांत किशोर के नाम में एक उपनाम लगा दिया गया, प्रशांत किशोर पांडे। एक्चुअली प्रशांत किशोर जो शब्द है, नाम है, इस नाम से उनकी जाति का पता नहीं चल पाता था, इसलिए नाम के साथ ऐड कर दिया गया प्रशांत किशोर पांडे। और इसकी शुरुआत किसने की? राष्ट्रीय जनता दल ने। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रशांत किशोर पांडे नाम को जोड़ा। इसके पीछे राजद का उद्देश्य क्या है? राजद जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहती है। और आपको याद होगा कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा मंडल आयोग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और पूरे बिहार में क्रांति की एक नई ज्वाला प्रारंभ हो गई थी, आरक्षण विरोध में आंदोलन चल रहे थे। और आपको बता दें कि हत्याओं का भी दौर शुरू था और उसी समय लालू यादव ने एक नारा भी दिया था, भूरा बाल साफ करो, बमियार राजपूत ब्राह्मण लाला भूरा बाल। वो शब्द उस समय का गढ़ा हुआ शब्द है। जातिगत राजनीति बिहार में इस कदर फैली हुई है कि उससे अपने आप को इतर, उससे अपने आप को अलग करके राजनीति करना बिहार में संभव नहीं दिखता है। अब फिर ये अगले 5-10 सालों में भी नहीं दिखता। देखिए, अगले 5-10 साल के आने वाले 25 वर्षों में नहीं दिखेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ क्या है कि यहाँ कोई भी राजनीतिक दल हो, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जब प्रभारी बनाता है यहाँ, तो वो भी जात का समीकरण देखिए कि बनाता है। ठीक है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए। कुशवाहा को खुश करने के लिए भगवान सिंह कुशवाहा को जदयू ने भेज दिया, उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने भेज दिया, दिलीप जायसवाल को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। क्या है कि जातिगत राजनीति यहाँ के नस नस में इस कदर समाया हुआ है कि उससे अलग करना संभव नहीं प्रतीत होता है। जब नाम प्रशांत किशोर पांडे का आया तो इसके पीछे एक टारगेट ये था कि प्रशांत किशोर पांडे जाति से ब्राह्मण है और अटैक ब्राह्मण पे होना चाहिए। बेसिकली प्रशांत किशोर भी खिलाड़ी हैं। एक्सेप्टेड, यस, मैं प्रशांत कुमार पांडे हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी द प्राइम ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कई मौक़ों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई हमको बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हम अगर हमारी पार्टी सत्ता के करीब पहुंच जाती है तो वैसी स्थिति में लोग मिल के तय करेंगे। जैसे पिछले दिनों हम सुन रहे थे प्रशांत किशोर की एक स्पीच को कि प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस विधानसभा में भी मुझे टिकट देना होगा वहाँ 5-7 जो नाम हमारे पास होंगे उन नामों का मैं सर्वे करवा दूंगा और जो सबसे पॉपुलर नाम होगा उसको मैं टिकट दूंगा। तो देखिए, एक स्वच्छ राजनीति की जो शुरुआत है, जो काम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के माध्यम से वहाँ किया, जिसने कभी कल्पना नहीं की थी कि विधायक बनेगा, उसको विधायक बना के ले आए। तो वैकल्पिक राजनीति के लिए
बिहार की धरती बड़ी उर्वरक धरती है और यहाँ प्रशांत किशोर कुछ बड़ा खेल कर दें तो अतिशयोक्ति नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम कि मैं अभी बिहार के कई ज़िलों में हमारा भ्रमण हुआ। हम अभी सीमांचल के कई इलाकों में हम घूम के आए, पटना वगैरह में भी चर्चा में तो प्रशांत किशोर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और चर्चा में ही नहीं है बहुत अच्छी चर्चा में है। और 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर कुछ बड़ा खेल कर दें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान में आप रखिएगा, प्रशांत किशोर अभी बिहार की राजनीति में अपने आप को उसी तरीके से स्थापित करेंगे जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित किया था। वो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, कभी किंग बनने की कोशिश नहीं करेंगे। सत्ता का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होगा, वो जो चाहेंगे वही सत्ता में होगा, लेकिन सत्ता में कभी कुर्सी पर अपने आप को स्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का टारगेट बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं है। प्रशांत किशोर आने वाले 10 वर्षों में 15 वर्षों में जो स्थिति जो प्लेटफॉर्म वो बिहार में तैयार कर रहे हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म वो पूरे देश में तैयार करेंगे, है ना। आप देखिएगा कि आने वाले समय में अभी जो 4 विधानसभा के चुनाव हो जा रहे हैं, उसके बाद मुझे ये लगता है कि प्रशांत किशोर देश के विभिन्न कोने में अपने संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ उनका जो टारगेट है वो टारगेट है आने वाले 15 से 20 वर्षों में देश का प्रधानमंत्री बनने का। ये उनका टारगेट है। उनका टारगेट बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं है। अब है क्या कि क्या प्रशांत किशोर कुछ बड़ा खेल कर पाएंगे? तो देखिए जो करंट दिखता है अभी, है ना, जो करंट दिखता है, क्योंकि लालू के शासन को भी लोगों ने आजमा लिया, नीतीश जी के शासन को भी लोगों ने आजमा लिया, नीतीश जी और बीजेपी के साथ मिलके जो शासन चला उसको भी लोगों ने आजमा लिया। जिस तरह की बातें लोगों ने कही वो पूरा होते कहीं दिखा नहीं दिखा। सब लोग चर्चा करेंगे कि रोजगार के अवसर हम मुहैया कराएंगे, हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं, विकास और डेवलपमेंट बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में इसका कोई मायना नहीं है, ये सब कहने की बात है। इसलिए कि अगर विकास मायना होता तो नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोट से बनारस से नहीं जीतते, 1.5 लाख वोट से मात्र जीते। और आपको बता दें कि बैलेट वाला जो चुनाव हुआ था उसमें वो चुनाव हार गए थे, हार गए थे। सामने उम्मीदवार कौन थे? अजय राय और नरेंद्र मोदी, दोनों के स्ट्रक्चर को जब आप तोलेंगे, है ना, तो जमीन और आसमान का फर्क है ना। बावजूद नरेंद्र मोदी को जीतने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस किसी मजबूत कद्दावर नेता को, अगर प्रियंका गांधी ये चुनाव लड़ जाती तो हो सकता था कि मोदी चुनाव हार जाते, टसम-टस की लड़ाई हो जाती। हाँ, टसम-टस की हो सकता है, चुनाव हार भी जाते। तो आप ये समझिए कि डेवलपमेंट विकास, चूंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर आप उनका आकलन जो भी करें, लेकिन बनारस के डेवलपमेंट की जगह आप बात करेंगे तो बनारस के डेवलपमेंट बहुत बड़ा योगदान है। काया पलट हो गई तो विकास कोई मायने नहीं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। विजय कुमार चौधरी सरारंजन विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, 650 करोड़ के डेवलपमेंट का काम सरारंजन में हुआ और महज 3200 वोट से वो चुनाव जीते, हारते हारते जीते, ठीक है। इसलिए डेवलपमेंट कोई मायना नहीं रखता है। यहाँ मायने तो सर कास्ट रखता है बिहार में, पूरा का पूरा। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर किस कास्ट के वोटरों को, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा आपको, प्रशांत किशोर ने कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं किया वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। प्रशांत किशोर को आप देखिएगा, प्रशांत किशोर हमेशा से जनता के बीच में एक ये नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जीतेगा वही चुनेगा और जिसको चुनेगा वही बनेगा, मैं नहीं बनूंगा, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव सेट करने के लिए हो सकता है कि मोतिहारी से जो चुनाव लड़ के जीत के जाए, है ना, अगर उसमें दम होगा वही बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। कोई मुजफ्फरपुर से जीते, कोई सीतामढ़ी से जीते। ये भी तो मैटर करता है कि मोतिहारी से जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसका कौन सा कास्ट होगा, ये मैटर तो करता है। आपको एक चीज में बताऊं, कास्ट की बात प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि मैं जिस विधानसभा में हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं उसमें से अगर 5 नाम मेरे पास आएगा तो 5 नाम का एक सर्वे मैं करवाऊंगा। जनता जिस पे अपना भरोसा दिखाएगी हम उसको चुनाव में टिकट देंगे और वही चुनाव जीतेगा। मतलब जनता के बीच एक कैलकुलेशन बना के, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर खिलाड़ी तो हैं और ग्रास रूट पे काम करने में प्रशांत किशोर को महारत हासिल है। इलेक्शन स्ट्रेटेजी हमको लगता है बिहार में क्या पूरे देश में अभी उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मिला के अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर कुछ बड़ा खेल कर जाएं
इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रही बात तमाम तरह की बातें हैं, जैसे कल ही पुरुषोत्तम आप ही चर्चा कर रहे थे। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहाँ क्वेश्चन मार्क भी होता है ना। कल आपने बहुत अच्छी बातें उठाई थी, है ना। उस पर भी जवाब प्रशांत किशोर जैसे लोगों के सामने आके देना चाहिए, ताकि जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनके मन में अगर इस तरह के विचार हैं तो उन विचारों पे भी उनको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन कुल मिला के आपको बताएं कि वैकल्पिक राजनीति के तौर पे आज की तारीख में प्रशांत किशोर जितने मजबूत हैं, और यही वजह है कि जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सबों के मन में एक हलचल बनी हुई। देखिए एक क्वेश्चन और भी उठता है, एक प्रश्न ये भी उठता है कि नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को खड़ा किया। ये बात भी लोगों के मन में आती है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के माध्यम से नीतीश कुमार को डैमेज करने का प्रयास तो नहीं कर रही है। लेकिन इन सबों से इतर जब जनता के बीच में लोग जाते हैं, हम लोग जैसे लोग जनता के बीच में जाते हैं, उनसे जब बात करते हैं और बात करने के बाद जो फीडबैक आता है उसको देख के ये नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि प्रशांत किशोर ने ठान लिया है कि बिहार की राजनीति में वो अपने आप को स्थापित करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी है। अब क्या है, चर्चा ये भी होती है कि प्रशांत किशोर को फंड कौन कर रहा है, प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो देखिए ये तो अभी समय के गर्भ में है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के पीछे भी कुछ बड़ी हस्तियां खड़ी हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए प्रशांत किशोर जब तक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का काम करते थे तो उन्होंने बहुत मोटी रकम उन्होंने ली पॉलिटिकल पार्टियों से, है ना। तो हो सकता है उनके पास अपना फंड भी हो, या ये भी हो सकता है कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वर्षों तक विदेश में रहने का उनका अनुभव है ना, तो वहाँ कोई बड़ी पार्टी होगी जो पीछे से गेम खेल। कही जाती है कि यूनिसेफ WHO में प्रशांत किशोर को इसी के लिए रखा गया था ताकि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके बहुत अच्छा कोरिलेशन डेवलप करे। तो अब हम हो सकता है कि किसी बड़े पॉलिटिकल घराने, ये इंडस्ट्रियल घराना जो है, उस इंडस्ट्रियल घराने से प्रशांत किशोर के अपने संपर्क हो और वहाँ से कुछ खेल चल रहा हो। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर है, जिस स्ट्रेटेजी के साथ, और आपको बता देते कि जितने भी उनके वर्कर हैं सभी पेड वर्कर हैं, सबों को पैसा मिलता है, सबों को पैसा मिलता है। मतलब आप ये समझिए ना कि ये जो राजनीति अभी चल रही है, ये राजनीति बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स है। मुझे पॉलिटिकल इंडस्ट्री की तरह ये लगता है। बिल्कुल ये पॉलिटिकल इंडस्ट्री, प्रशांत किशोर की जो लड़ाई है वो तो बिल्कुल पॉलिटिकल इंडस्ट्री की तरह लड़ाई हो रही है ना। अभी आप देखिए, अभी उन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि भाई आपके घर में अगर कोई महिला बीमार है, महिला अगर काम नहीं करती है, तो वैसी स्थिति में आप एक काम करें कि आप उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए, और आने वाले 3-4 महीनों में हम उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि उनको 8 से 10 हज़ार रुपया वो घर से बैठे बैठे कमा सकती हैं। तो ये सारा नैरेटिव सेट करने का प्रयास वो कर रहे हैं कि हम घर बैठे भी आपको रोजगार दे सकते हैं। तो डाटा के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं प्रशांत जी, और मुझे लगता है कि डाटाओं से खेलते हुए राजनीति में भी कुछ अच्छा खेल कर जाएं, इससे इनकार नहीं किया। सर 2 सवाल हैं मेरे पास। एक तो आपने जब बातचीत के दौरान कहा कि चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर की, तो राजनीति में चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये 3 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चा तो नरेंद्र मोदी के 400 पार जाने की भी हो रही थी, और पर्चा खर्चा तो बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों चीज प्रशांत किशोर के भी साथ हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन चर्चा जो है कन्वर्ट हो जाए वोट में, ये कितना आपको दिखता है? देखिए अभी की जो स्थिति है, मैंने आपको क्या बताया कि बिहार की जो धरती है वो वैकल्पिक राजनीति के लिए बहुत उर्वरक है। और आज की तारीख में आपको बता दें कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो जिस तरीके से कॉग्निजेंस प्रशांत किशोर का ले रहे हैं, जनता के बीच में जो उनका करंट दिख रहा है, इससे हर पॉलिटिकल पार्टी में घबराहट है। आप ये देखिए, जगदानंद सिंह ने पिछले दिनों एक लेटर जारी किया और जारी के कहा कि भाई भारतीय आरजेडी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो जन स्वराज में जा रहे हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है और उनको रोका जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड ने भी घोषित तो नहीं किया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की बड़ी मजबूत, आप देख लीजिए अभी जितने प्रभारी मंत्री हैं जनता दल यूनाइटेड के भी, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं। जिनको जिनको जहाँ जहाँ का प्रभार दिया गया है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में और कार्यकर्ताओं को अपने साथ एसोसिएट करने की तैयारी कर रहे हैं। 5 साल तक भले कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हुई हो, लेकिन अभी कार्यकर्ताओं की पूछ, डोर टू डोर जाकर के कार्यकर्ता बनाना भारतीय जनता पार्टी का भी अभियान ही चल रहा है। और मुझे लगता है कि इस देश में कोई ऐसा मोबाइल नहीं होगा जिस मोबाइल पे लोगों के, उनके संपर्क के लोग नहीं भेजते होंगे कि भाई
आई एम प्राउड कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बन गया, और उससे जब आप लिंक करेंगे तो आप भी मेंबर बन जाएंगे, रेफर्ड बाय देम। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना कैलकुलेशन उस तरीके से कर रही है, समय के गर्भ में है, देखिए क्या होता है। लेकिन जो करंट प्रशांत किशोर का दिख रहा है वो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अभी ये करंट कितना के 72 घंटे पहले तक 72 घंटे पहले तक क्या स्थिति होगी, है ना। क्योंकि देखिए आपको एक बात बता रहे हैं, खिलाड़ी प्रशांत किशोर भी हैं और जातिगत राजनीति का गणित उनको भी पता है। ऐसा नहीं है कि अगर चंपारण में हमको किसी बनिया उम्मीदवार को अगर चुनाव लड़ाने से हमको फायदा होगा तो वैसी स्थिति में वो किसी दूसरे को देंगे। लेकिन एक बात और भी आपको बताते हैं, प्रशांत किशोर का कैलकुलेशन थोड़ा दूसरे तरह का होता है। 3 दल अगर बनिया को टिकट देंगे तो निश्चित तौर पे वो बनिया की जगह पे किसी दूसरे को टिकट देंगे। अच्छा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है। देखिए एक बात आपको बताएं, एक खेल तो होगा, जो सबसे बड़ा खेल ये होगा इस बार आप देखिएगा टिकट के बंटवारे में सारा का सारा टिकट जो है वो बिल्कुल अंतिम चरण में जाके डिसाइड होगा। एकदम होगा कि नहीं साहब अब कर ही देना होगा, अब इसके बिना कोई उपाय नहीं है। क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो ये तय करके देखेंगे जब फलनवा आरजेडी ने किसको टिकट दिया, ठीक है, जदयू ने किसको टिकट दिया, बीजेपी ने किसको टिकट दिया, तब प्रशांत जी भी तय करेंगे जो हमको किसको टिकट देना चाहिए। सहमत के खेल में हाँ, सहमत का जो खेल है वो खेल चलेगा अभी। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रशांत किशोर ने बहुत कम समय में बढ़िया करंट अपने आप को आरजेडी, जदयू, बीजेपी के समकक्ष खड़ा कर दिया और ये बड़ी उपलब्धि है। चलिए सर, अंतिम सवाल ये है कि अगर 2 मिनट के लिए मान ही लिया जाए प्रशांत किशोर इस बार बड़ा खेल कर जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और वो सत्ता पर हावी हो जाते हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री जिसे भी बनाया जाए वो बना लेते हैं, तो ये बरसों से जो बिहार के बारे में चर्चाएं चल रही थी कि बिहार कास्टिज्म और जातिवाद का जो क्षेत्र जिन चीजों का बात हम कर रहे थे उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा पुरुषोत्तम, इसलिए कि आप ये मान लीजिए अगर इलाका यादव बहुल है तो प्रशांत किशोर भी यादव उम्मीदवार को ही खड़ा करेंगे। ठीक है, जातिवाद बिहार के साथ अटैच है और रहेगा, और उससे अलग होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। मतलब प्रशांत किशोर ये कहें तो प्रैक्टिकली कुछ इस तरह का बदलाव नहीं कर रहे हैं, जैसे बिहार के ऊपर ये एक अभिशाप ही ना है कि भाई यहाँ पर आप देखिए उसका कारण है दिल्ली में। आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के पीछे उसका एक बहुत बड़ा सोचा समझा प्लान ये था कि दिल्ली में हाइब्रिड कल्चर है, बिहार के लोग भी वहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। वहाँ पे आप जातिगत लेवल पे बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। वहाँ पंजाब में, दिल्ली में पंजाबियों का गढ़ है, सरदार लोग हैं वहाँ, ठीक है, लेकिन उनकी संख्या भी सैचुरेटेड है और वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन बड़ी संख्या जो है वो बिहार और यूपी के लोगों की है, बड़ी माइग्रेटेड, जो माइग्रेटेड है वहाँ, और जो 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक वहाँ कमाते हैं, उनके लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, ठीक है, हॉस्पिटल फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, और मोहल्ला क्लिनिक में भी आपको लगता है कि सारे टेस्ट बस का भाड़ा फ्री। तो ये तमाम चीज़ें उनके लिए बड़े लाभप्रद थे, जिसकी वजह से उनको वोट मिला। और एक बात और तय कर लीजिएगा, इस बार भी केजरीवाल की ही सरकार बनेगी दिल्ली में, उसको कोई हटा नहीं सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगले 1 सालों में क्या कुछ होने जा रहा है, जिस तरह से सर ने बताया कि प्रशांत किशोर कुछ भी है, बहुत सारे सवाल हैं, उसके जवाब भी चाहिए हम जैसे पत्रकारों को, लेकिन प्रशांत किशोर में करंट है और वो पुरानी जो पार्टी है बिहार की उसके समकक्ष खड़े हो चुके हैं। आने वाला समय तय करेगा, बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का सत्ता पे कौन बैठेगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। कैसा लगा ये डिबेट, कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप कमेंट में अपनी जानकारी जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।